नेक्स्ट जो है टॉपिक करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या है? देखो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट पे लगती हैं, जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, इसमें इधर ये F1 लग गई, इधर ये F2 लग गई, ठीक है, इधर ये F3 लग गई, इस तरीके से कुछ भी आप मान लो, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे जो फोर्सेस लगती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में कब होती हैं? जब इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा, तब हम इन फोर्सेस को क्या कहेंगे? ये इक्विलिब्रियम में। तो मतलब क्या है? दीज फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर रिजल्टेंट इज जीरो। इन सब का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये फोर्सेस क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो नाम पड़ा क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या? जो एक ही पॉइंट पे लगती हैं। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जब इनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। जैसे ये एक पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लगी F1 और एक फोर्स लग गई इस डायरेक्शन में F2, क्लियर। देन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर F1 जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ F2 होगा, ये हमें पता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। अब ये F1 और ये माइनस का इधर जाके प्लस का F2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। तो रिजल्टेंट क्या है इन फोर्सेज का? जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किस में है? जल्दी से बता दो। इक्विलिब्रियम में है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और इन पर आप वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लियर। ऐसे ही अगर हम कंसीडर करें थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज F1, F2 एंड F3 एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट O। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट मान लिया हमने O, ठीक है। इस पर क्या कर रही है? एक्ट कर रही हैं थ्री फोर्सेज F1, F2 एंड F3। जैसे मान लो ये एक फोर्स इधर F1 एक्ट कर रही है, ठीक है। और इधर हमने मान लिया ये कौन सी एक्ट कर रही है? F2 फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये क्या एक्ट कर रही है? F3 एक्ट कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस होगी। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे इनका रिजल्टेंट जीरो होगा वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे। जैसे ये दो फोर्सेस हैं, पहले इनका रिजल्टेंट निकालो। इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, अगर हम देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊँ, ये F1 है और ये इस तरीके से F2 है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम बात करें इस तरीके से, तो ये इसका रिजल्टेंट बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो इसी तरीके से बनाएंगे। ये रिजल्टेंट बन गया हमारे पास, ठीक है, R वेक्टर, जो कि होगा क्या? F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर, ठीक है। अभी हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, अभी इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे। मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है क्या होता है, जल्दी से बताओ। अंडर रूट में क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा होता है, ठीक है। ये हम अब बात नहीं कर रहे, हम बात अभी क्या कर रहे हैं? वेक्टर की फॉर्म में ही निकाल रहे हैं फोर्स। तो ऑब्वियस बात है इन दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा, ठीक है। ये किससे निकला हमारे पास ये चीज़? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्लियर है इतनी बात? ठीक। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इस O पॉइंट पे आप खुद सोचो, ये एक फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, एक मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स जो कि है F1 F2 का। तो यहाँ पर हम ये कर नहीं सकते। देखो R वेक्टर जो आया है हमारे पास वो क्या आया है? F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर। और हमें पता है सेम पॉइंट पे अगर ये फोर्स लग रही है और ये फोर्स लग रही है तो क्या कहानी होने वाली है? जल्दी से बताओ ज़रा। देखो ये होगा आपके पास F3 इज इक्वल टू में ये वाला किस तरीके से लिखेंगे हम? R वेक्टर, ठीक है, माइनस का आएगा ये, ठीक है। तो F3 माइनस में रखेंगे R वेक्टर की वैल्यू क्या है? F1 प्लस में F2, क्लियर। देखो ये हम ऐसे भी लिख सकते थे, R वेक्टर इज इक्वल टू है माइनस का F3, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस साइन इधर चल रहा था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो जरा, ये माइनस का F1 बन गया, ये माइनस का F2 बन गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर साइन चेंज होंगे और ये F3 आ गया इधर, ठीक है। तो ये देखो F1 इधर जाके किसका बनेगा? ये प्लस का, फिर प्लस का F2 और फिर ये प्लस का F3 आ गया और इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। ये दोनों हम इधर ले आए ना, तो देख लो आपके पास सामने क्या है? ये रिजल्टेंट क्या आ रहा है इसका? जीरो आ रहा है। तो ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बताओ। क्लियर है? ठीक है। तो हम इसको एक तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दस द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट इज दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। जो नंबर ऑफ फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं सेम पॉइंट पे, वो क्या होता है? उनका वेक्टर सम क्या होता है? उन फोर्सेज का जीरो के इक्वल होता है। तो ऐसे हमने तीन फोर्सेज लिए, ऐसे कितने भी फोर्सेज हो सकते हैं। तो मान लो ये F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर, और अप टू ये कितनी फोर्सेज हो सकती हैं? n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, उन सब का सम वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अब जैसे ये हमने ये बात की थी ना यहाँ पर कि इनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, ये हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे हम बनाते थे वो भी उससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ये F1 वेक्टर, मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात नहीं करें, मतलब ट्रायंगल बना के हम कर सकते हैं। देखो F1 की ये डायरेक्शन है वेक्टर की, ठीक है, F1 वेक्टर की डायरेक्शन बना दी। F2 की ये है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ दूँ, पता है ना, ये F1 हो गया, ये वाला F1 ऐसे लिया है और सिमिट्री में ये F2 इधर लिया है,
ठीक है, और F3 ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये देखो F3। अब देखो ये क्लोज पॉलीगन नहीं हो गया, क्लोज पॉलीगन में सबका क्या होता है, आंसर 0 होता है, सबका सम क्या होगा, 0 होगा। मैंने अगर आपको याद है बताया था पॉलीगन का जो क्लोज पॉलीगन होते हैं उनमें आंसर क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपने किया था पेंटागन के अंदर कि ये एक वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, या हेक्सागन में मान लो आपको, ठीक है, कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं और सारे वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है ना। ये मान लो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर और ये E वेक्टर, इन सब का सम क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। इन सब का सम क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। और अगर यहाँ पर ये वेक्टर ऐसे लग जाता इसकी जगह, तो फिर क्या होता था हमारे पास, ये E वेक्टर इज इक्वल टू में क्या जाता था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस में C वेक्टर प्लस में D वेक्टर। और अगर ये सेम डायरेक्शन में हो जाते सारे के सारे, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। पता है ना, ट्रायंगल लॉ में भी तो यही था। जैसे ये तो हमने ये इसके अकॉर्डिंग बनाया तो इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, एक फोर्थ ये है, एक ये है, और जो रिजल्टेंट बनता था वो ऐसे बनता था एरो, तब हम कहते थे A वेक्टर प्लस में B वेक्टर होगा रिजल्टेंट जो होगा। समझ रहे हो या नहीं, बताओ अगर आपको याद है तो, इस तरीके से होता था। लेकिन अगर ये एरो भी इसी डायरेक्शन में बन जाए, इसी डायरेक्शन में बन जाए, तो ये सब कट के क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई कहानी। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये सारा पार्ट क्या था, आपको समझाने के लिए था, ये वाला पार्ट क्लियर, ठीक है। ये वाली भी आप बात इसमें समझा सकते हो कि ऑब्वियसली बात है, सभी फोर्सेस को हमने लिया उसी की सिमेट्री में, जैसे ये लिए हुए हैं, ये F1 लगाया, ये F2 ऐसे था तो F2 ऐसे लगाया, और ये F3 ऐसे था तो इसके साथ ऐसे लगाया। तो देख लो ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल में क्लोज पॉलीगन बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो ये तो था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, एक होती है लैमीज थ्योरम, ठीक है। देखो ये दोनों इकट्ठी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आपके लैमीज थ्योरम से भी सॉल्व हो सकते हैं और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस से भी सॉल्व हो सकते हैं, दोनों ही लग जाती हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है, लैमीज थ्योरम भी कहाँ लगती है, अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, व्हेन 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ही होती हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, तब लैमीज थ्योरम ही लगती है, ठीक है। तो हम या तो ये वाले तरीके से कर लें कि उनका सबका सम क्या होता है, 0 होता है, या वो इक्वल होती हैं, यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं एक न्यूमेरिकल कह लो या एग्जांपल आपका NCERT का है 5.6, एग्जांपल 5.6, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, उसमें आपको दोनों से करके दिखाऊंगा, लैमीज थ्योरम से भी और ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस की कहानी से भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो लैमीज थ्योरम का क्या होता है, कहाँ पर लगती है, जैसे ये सेम पॉइंट पे हमें पता है 3 फोर्सेस लग रही हैं जिनको हम कॉन्करेंट बोलते हैं और इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पर ये लग रही है एक फोर्स, ठीक है, और एक फोर्स ये लग रही है, और एक फोर्स ये लग रही है, इनको नाम दे दो, ये लग रही है F1 फोर्स, ये लग रही है F2 फोर्स, और ये लग रही है F3 फोर्स। इक्विलिब्रियम में मतलब इन सब का सम क्या है, 0 है, ठीक है। अब जब भी लैमीज थ्योरम की बात आती है तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये F1 है, ठीक है, तो इसमें देखो F1 के नीचे हम साइन लगाएंगे, साइन में कौन सा एंगल, ये वाला, ये कौन सा एंगल है, F1 जैसे लिया ना हम, तो F1 के नीचे एंगल कौन सा आएगा साइन के साथ, जो अदर 2 फोर्सेस के बीच में एंगल है वो कौन सा है, ये हम मान लेते हैं अल्फा है, ये अल्फा आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम F2 कर लें और यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड आता है तो ये वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, F2 अपॉन में F2 के लिए कौन सा आएगी, अदर 2 फोर्सेस कौन सी है, F1 और F3, इनके बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच का एंगल मान लो कौन सा है, बीटा है, तो ये साइन बीटा आएगा। एंड इक्वल टू में कौन सी बची अब आपके पास, F3, तो F3 के नीचे कौन सा आएगा एंगल साइन के साथ, जो ये अदर 2 फोर्सेस F2 और F1 बची हैं, ठीक है, इनके बीच का ये एंगल कौन सा होगा आपके पास, गामा होगा, तो ये साइन गामा आ गया। ये लैमीज थ्योरम है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया। क्या किया हमने, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं जो कि सेम पॉइंट पे लगती हैं, ऑब्वियस बात है वही कॉन्करेंट होती हैं, और इक्विलिब्रियम है मतलब इनका सबका सम 0 है। तो लैमीज थ्योरम क्या कहती है, F1 के नीचे साइन अपॉन साइन एंगल कौन सा लेना है, अदर 2 फोर्सेस का, इक्वल होगा वो किसके, F2 अपॉन में साइन ऑफ बीटा। बीटा कौन सा साइन है, देखो ये अल्फा बीटा गामा की कहानी जो है ना, ये सब आपको समझ में होनी चाहिए, ठीक है। कि अब जैसे न्यूमेरिकल है, वहाँ अल्फा बीटा गामा तो होगा नहीं, तो एंगल्स आपने देखने हैं, F1 है, यहाँ कोई एंगल है, तो F1 के नीचे एंगल कौन सा आएगा, जो अदर 2 फोर्सेस के जो एंगल दिया हुआ है हमने, ठीक है, तो साइन के साथ वो एंगल आएगा, ऐसे आपने सोचना है, इसको रट्टा नहीं मान लेना, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। समझ रहे, इतनी बात ये चीज़ समझनी है, अल्फा कौन सा एंगल है, अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल। और जब हम F2 की बात करें तो F2 के नीचे जो साइन के साथ एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, अदर 2 फोर्सेस। अदर 2 फोर्सेस कौन सी हैं, F2 के अलावा F1 और F3, इनके बीच का एंगल। समझ रहे हो, तो 3 कॉन्करेंट फोर्सेज जब भी इस तरीके से लगेंगे तो लैमीज थ्योरम अप्लाई हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक तरह से लैमीज थ्योरम का, F1 अपॉन में साइन अल्फा, F2 अपॉन में साइन बीटा, F3 अपॉन में साइन गामा। और ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, ये एंगल कौन से हैं, जो ऊपर फोर्स लिखी है और जो ये नीचे एंगल आया है, ये एंगल किसका है, अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल है।
F2 है, फिर नीचे साइन बीटा है, तो बीटा कौन सा एंगल है, अदर टू फोर्सेज के बीच का एंगल है। F3 लिखा है तो F3 के नीचे जो साइन के साथ एंगल है वो कौन सा है, जो अदर टू फोर्सेज। F3 के अलावा कौन सी फोर्सेज हैं, F1 और F2, तो F1 और F2 के साथ देख लो कौन सा एंगल है, गामा एंगल है, तो गामा आया। तो ये थी लेमीज थ्योरम। अब मेन बात क्या है इसमें, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में गिवन है आपको, वो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, लेमीज थ्योरम भी अप्लाई करके और ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज में जो हमने कहानी पढ़ी है ये भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्लियर, वो जरूर देखना है आपको, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें आप, जो एग्जाम्पल है आपका 5.6 एनसीईआरटी का, क्लियर। ओके, थैंक यू।